वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए आगे देखते हैं हम लूसेंट में। लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके थे औरंगजेब तक, और उसके आगे देखते हैं कि कौन कौन से रिवोल्ट लड़े थे औरंगजेब ने अपने शासनकाल के समय पे। तो चलिए नॉर्थ इंडिया में 1658 से 1681 तक सबसे पहले उन्होंने जाट के साथ लड़ा 1669 में, जो कि लीडर्स थे कौन कौन, गोकुल राजराम और चूड़ामणि। लड़ाई का कारण क्या था? एग्रेनियन पॉलिसी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। बुंदेला में लड़ा 1671 में, किससे? चंपत राय और चतरासल से, जो कि पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पॉलिसी कारण था वहाँ पे लड़ाई का। फिर सतनामी रिवोल्ट हुआ, जो कि 1673 में, जो फॉलोअर्स थे सतनामी सेक्ट उनके साथ रिलीजियस सप्रेशन कारण था। सिख के साथ रिवोल्ट हुआ 1675 में, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जो ये लीडर थे इनके साथ। कोज क्या था? रिलीजियस। राजपूत राठौड़ मरवार के साथ हुआ 1678 में। दुर्गादास जो कि जनरल थे अजीत सिंह के, ये जो लीडर थे इनके साथ लड़ाई हुई सक्सेशन को लेके मारवाड़ के ऊपर। साउथ इंडिया में 1682 से 1707 के बीच में हुए जो रिवोल्ट, जैसे अनेक्सेशन करा था बीजापुर का 1686 में, किससे? सिकंदर आदिल शाह से लड़ाई हुई थी वॉयलेशन को लेकर ट्रीटी का। एनेक्सेशन हुआ था गोलकोंडा का 1687 में, किसके साथ? अबुल हसन कुतुब शाही के साथ। और इसका मेन कोज क्या था? हेल्पिंग एटीट्यूड मराठा को, मतलब ये मराठा को हेल्प वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे। तीसरा युद्ध हुआ मुगल मराठा स्ट्रगल 1689 में, जो कि संभाजी और राजा राम और ताराबाई के साथ। इसका ये था कि जो नेशनलिज्म था उसकी राइजिंग एस्पायरेशन ऑफ मराठा नेशनलिज्म काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल बढ़ रहा था। औरंगजेब ने नॉर्थ को लेफ्ट करा 1682 में, और लगभग अगले 25 सालों तक 1682 से 1707 तक यहाँ पे एक, अगर आप देखेंगे, मेड डेस्परेट बिड्स टू क्रश द मराठास, मतलब मराठास को मतलब ख़त्म करने के लिए पूरा एकदम योजनाएं वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन जो शिवाजी जो थे वो मोस्ट पावरफुल मराठा किंग थे, और अगर देखा जाए तो ये एनिमी भी समझे जाते थे औरंगजेब के। और जिस टाइम पर औरंगजेब इनको हटा नहीं पाए तो इनको कंसिडर करा गया। ही कॉन्स्पायर्ड इन 1665, किसके साथ? जय सिंह के साथ। ठीक, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, जो कि जय सिंह जो थे वो अम्बेर के राजपूत थे। ठीक जो शिवाजी टू एलिमिनेट शिवाजी, यानी कि इनको एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने उसके साथ रचना रची। लेकिन क्या होता है कि जो एश्योरेंस दिया जाता है जय सिंह को, ऑन एश्योरेंस गिवन बाय जय सिंह, शिवाजी जो है वो विजिट करते हैं औरंगजेब के कोर्ट में, यानी कि उनको जैसे तैसे करके बुलाया जाता है। तो शिवाजी को इम्प्रिजन कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, बट वो वहाँ से निकलने में एकदम पूरी तरीके से सक्षम होते हैं 1674 में उसकी जेल से। ओके, और फिर उनकी डेथ हो जाती है 1680 में, और उनको सक्सीड करा जाता है उनके बेटे संभाजी के द्वारा, जो कि हु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, किसमें? 1689 में। जो संभाजी हैं फिर उनके ब्रदर आते हैं राजा राम, उनकी डेथ के बाद 1700 में इनकी जो विडो थी ताराबाई फिर वो आती हैं। जो मुगल कॉन्क्वेस्ट था वो क्लाइमैक्स पे था औरंगजेब के समय पे, क्योंकि जो बीजापुर एंड गोलकोंडा थे उनको भी एनेक्स कर लिया था इसने 1686 1687 में रेस्पेक्टिवली, यानी कि गोलकोंडा और बीजापुर को, बीजापुर 1686 में और गोलकोंडा 1687 में। औरंगजेब जो था उसकी मृत्यु हो जाती है 1707 में। इसको दफनाया जाता है खुलदा बेद, जो कि दौलताबाद में। इसको कहा जाता है जिंदा पीर, यानी कि ये लिविंग संत है। जो जजिया था वो इसने रीइंट्रोड्यूस कर दिया था। हाउएवर जो हिंदू मनसबदार थे वो मेंटेन करते थे हाई प्रोपोर्शन। इसके रूल के समय पे डिक्लाइन हुआ था मुगल एम्पायर का। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद जो कोई भी मुगल एम्पायर था वो ठीक नहीं आ पाया था। ठीक, और यहाँ पे क्या था कि जो औरंगजेब था वो राजपूत डेक्कन एंड रिलीजियस पॉलिसीज़ वगैरह इस तरीके की फॉलो करता था। बीक सक्सेसर आए थे, और वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ कि कौन गद्दी पे बैठेगा। फैक्शनलिज्म हो गया नोबलिटी के अंदर ही, यानी कि जो इसके नोबल्स थे औरंगजेब के उनके बीच में ही चीज़ें बट गई। जागीरदारी क्राइसिस आ गया, मराठा की ग्रोथ होने लगी, अदर रीजनल पावर्स आने लगी, जैसे बंगाल एक सूबा बन गया, हैदराबाद एक स्टेट आबाद, मैसूर, ये सब उठ गए थे। फॉरेन इन्वेजन होने लगे, नादिर शाह ने जैसे करा 1739 में, अब्दाली ने करा था। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट बढ़ गया, तो इस वजह से जो मुगल थे वो ख़त्म होने लगे धीरे धीरे। इंपॉर्टेंट ईयर्स औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के 1659 में जो इंस्क्रिप्शन थी कलमा की कॉइन्स पर करी जाती थी। सेलिब्रेशन हुआ नवरोज फेस्टिवल का। अपॉइंटमेंट हुआ मुहत्सिफ का, रेगुलेटर जो होते थे मॉरल कैरेक्टर का। 1663 में बैन करा इनने सती पे
1668 में बैन करा हिंदू फेस्टिवल पे। 1669 में बैन करा झरोका दर्शन पे, फॉरबिड म्यूजिक इन द कोर्ट। और 1670 में बैन करा तुलादान पे, जो कि वेइंग ऑफ द एम्परर। 1679 में रीइंट्रोडक्शन करा जजिया का। लेटर मुगल्स अगर देखा जाए तो हालांकि इतने तो ये वो थे नहीं। अगर इनके बारे में और डिटेल में जानना तो मेरी जो स्पेक्ट्रम की सीरीज़ है तो उसमें आप और ज़्यादा इनके डिटेल में जान सकते हैं। जो लेटर मुगल्स थे तो बहादुर शाह फर्स्ट आया था 1707 से 1712 के बीच में। ओरिजिनल नाम था इसका मुअज्जम, जिसको टाइटल दिया गया था शाह आलम फर्स्ट। जहांगीर शाह 1712 से 1713 के बीच में ये थ्रोन को कब्जा लेता है जुल्फ़िकार खान की मदद से और एबोलिश करता है जजिया को। फ़र्रुखशियार आता है 1713 से 1719 के बीच में। ये थ्रोन को एक्सटेंड कर देता है सैयद ब्रदर्स की हेल्प से, जो कि अब्दुल खान थे और हुसैन खान थे। मोहम्मद शाह आता है 1719 से 1748 के बीच में। और 1748 से 1739 के बीच में इसी के समय पे नादिर शाह जो कि रेड करता है और पीकॉक थ्रोन वगैरह ये सारी चीज़ें लेके चला जाता है, और कोहिनूर का डायमंड भी। फिर अहमद शाह आता है इसके बाद 1748 से 1754 के बीच। अहमद शाह अब्दाली जो कि जनरल था नादिर शाह का, वो दिल्ली की तरफ बढ़ता है और मुग़ल को सीड करता है, यानी कि पंजाब और मुल्तान वाले एरिया को कब्जा लेता है। आलमगीर सेकंड का समय आता है 1754 से 1759 के बीच में, तो जो अहमद शाह है वो ऑक्यूपाइड कर लेता है दिल्ली। बाद में दिल्ली को प्लंडर कर दिया जाता है मराठास के द्वारा। फिर शाह आलम सेकंड आता है 1759 से 1806 के बीच में। नजीम खान जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं दिल्ली में, और डेट ही कुड नॉट एंटर दिल्ली फॉर 12 ईयर्स। ओके, 12 साल तक दिल्ली में ही नहीं आ पाते। अकबर सेकंड 1806 से 1837 के बीच में था, जो कि पेंशनर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कि पेंशन पे जीवित था ये तो। बहादुर शाह सेकंड आता है 1837 से 1857 के बीच में। ये लास्ट मुगल एम्परर था जो कि प्रीमियर था ड्यूरिंग, मतलब 1857 के रिवोल्ट में इसी को ही वो एक हेड टाइप से बना दिया था। ये बाद में रंगून चला जाता है जो आज का म्यांमार है। और 1858 में और 1862 में इसकी डेथ हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो जो मुगल एम्पायर था वो डिवाइडेड था सूबा में, और बाद में डिवाइडेड था सरकार, परगना और ग्राम में। हावर ये जो टेरिटोरियल यूनिट थी, जैसे खालीसा जो कि रॉयल लैंड होता था, जागीर्स होती थी, ये ऑटोनोमस राज्य होते थे, इनाम्स जो कि गिफ्टेड लैंड होते थे, इन सब में डिवाइडेड थे। 15 सूबे थे यानी कि प्रोविंस थी औरंगजेब के समय पे। बाद में ये 20 हो गए थे औरंगजेब के आस समय पर आते समय, यानी कि अकबर के समय पर 15 सूबा होते थे, बाद में इंक्रीज हो गए थे 20 तक आ गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और इंचार्ज अगर देखा जाए तो जो सूबा था जिसको प्रोविंस बोलते हैं, इसका इंचार्ज सिपाह सलार होता था, सूबेदार जो कि निज़ाम होता था, हेड होता था। एग्जीक्यूटिव द हेड एग्जीक्यूटिव दीवान इंचार्ज होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। सरकार जो कि डिस्ट्रिक्ट होता था, इसका जो इंचार्ज होता था वो फौजदार होता था जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था। अमलगर ये रेवेन्यू कलेक्शन करता था। परगना जो कि तालुका होती थी, इसका हेड सिकदर होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था ये। अमीन होता था। कुनिंगो जो कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे। ग्राम जो कि विलेज, इसका हेड मुकद्दम होता था, हेडमैन। पटवारी जो कि अकाउंटेंट होता था। अकबर ने इंट्रोड्यूस करा था मनसबदारी सिस्टम। जो ये टर्म मनसब थी वो इंडिकेट करती थी रैंक उनके होल्डर्स की, जो जितनी मनसब मतलब होल्ड करेगा मनसबदारी जो थी सिविल एंड मिलिट्री दोनों में थी, और जितने भी होल नॉमिलिटी थे, ब्यूरोक्रेसी थी, मिलिट्री, उन सबके पास मनसब होती थी। ओके, जो मुगल मनसब थी वो डुअल होती थी। एक होता था जत जो कि पर्सनल रैंक थी और पे स्टेटस को दिखाती थी। सवार जो कि नंबर ऑफ फोर्ट्समैन को दिखाती थी जो भी वो मेंटेन करते थे। मनसबदार जो कि 3 कैटेगरीज थी इसकी, मनसबदार, अमीर्स एंड अमीर ए उम्दा। और अकॉर्डिंग टू पे मोड लगभग 2 टाइप्स होते थे इनके। एक होता था नकदी, यानी कि जो कि कैश में पे करा जाए। जागीरदार यानी कि जो जागीर में पैसा दिया जाए। जहांगीर जो थे वो ऐड करा था उन्होंने दुअस्पा दुअस्पा सीएसपा सिस्टम, यानी कि 1 सवार रैंक होती थी जो कि रेस्ड होती थी विदाउट रेजिंग हिज जत रैंक, मतलब बिना जत रैंक के इंक्रीज करे हुए सवार की रैंक इंक्रीज कर देते थे, उसको दुअस्पा सीएसपा सिस्टम बोलते थे। शाहजहाँ ने ऐड करा जमादमी और महाना जागीर जो कि मंथली स्केल सिस्टम था। ये अल्टीमेटली कॉज था जागीरदारी एंड एग्रेरियन क्राइसिस का, जो कि एक मेजर कॉज था डिक्लाइन होने का मुगल्स के। काफ़ी सारे मेथड थे रिवेन्यू कलेक्शन के इन प्रैक्टिस, जैसे कनकुर जो कि एस्टिमेट होता था, रई जो कि ईल्ड होती थी पर यूनिट एरिया में, जब्ती जो कि बेस्ड होता था क्रॉप्स की ईल्ड पे, यानी कि कितनी क्रॉप्स हो रही है। दहशाला बंदोबस्त और एक जब्ती होता था। एक ये स्टैंडर्ड मेथड था कलेक्शन का जो कि बेस्ड होता था
क्रॉप्स पे यानी कि 10 ईयर के असेसमेंट पे टोडरमल ने ये इंट्रोड्यूस करा था। जागीरदारी सिस्टम जो कि एक असेसमेंट होता था लैंड का इन प्रोपोर्शन ऑफ जागीरदार सैलरी, और जितने भी मनसबदार थे उनको जागीर दी जाती थी और उनको कैट्स में पेड नहीं करा जाता था। मदद मशा और शयूर घल और इनाम ये लैंड ग्रांट्स होते थे जो कि पीपल को दिए जाते थे। ठीक। मुग़ल कल्चर, जो बाबर था उनने दो मॉस्क बनाई थी, एक थी कुबली बाग जो कि पानीपत के अंदर, दूसरी बनाई थी संभल के अंदर जो कि रुहेलखंड में पड़ती है। हुमायूं टॉम्ब जो कि बिल्ट करा गया था उसकी विडो के द्वारा हाजी बेगम के। अनयूजुअल बिल्डिंग थी फतेहपुर सीकरी में जो कि पंचमहल है। पंचमहल जो कि एक प्लान था बुद्धिस्ट बिहार का। जो मरियम प्लेस थी दीवाने आम दीवाने खास जो कि सीकरी पे है, वो इंडिया में है। बुलंद दरवाज़ा जो कि बिल्ट करा गया था गुजरात विक्ट्री के बाद। ये फतेहपुर सीकरी का एक एंट्रेंस था। सलीम चिश्ती का टॉम्ब है जो कि मार्बल का बनाया गया था जहांगीर के द्वारा। ये फर्स्ट मुगल बिल्डिंग थी एक प्योर मार्बल से। प्लेस ऑफ वीरबल और प्लेस ऑफ तानसेन ये अलोंग साइड फतेहपुर सीकरी के आपको देखने को मिलेंगे। अकबर जो कि उन्होंने बिल्ट करा था खुद का टॉम्ब सिकंदर में जो कि बाद में कंप्लीट करा गया था जहांगीर के द्वारा। जो आर्किटेक्चर है फतेहपुर सीकरी का उसको एपिक बोला जाता है, रेड सैंड स्टोन का बना हुआ है। नूरजहाँ ने बिल्ट करा इत्मादुद्दौला और मिर्ज़ा घियास बेग मार्बल टॉम्ब आगरा में जो कि नोटिसेबल है। फॉर द फर्स्ट यूज़ ऑफ पेट्रा डोरा पेंटिंग का यूज़ करा गया था। ये चीज़ आपको ताजमहल में भी देखने को मिलती है, यानी कि पत्थर के अंदर नक्काशी कर दी जाती है। जहांगीर ने इंट्रोड्यूस करा विग्रस यूज़ मार्बल का रेड स्टोन की जगह पे, और पेट्रा डोरा का यूज़ करा डेकोरेटिव पर्पस के लिए। जहांगीर ने बिल्ट करी मोती मस्जिद जो कि लाहौर में है, और मोसलम शाहदरा के अंदर लाहौर के अंदर। मॉस्क बिल्डिंग एक्टिविटी जो थी वो अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी जब ताजमहल बना था। शाहजहाँ ने बिल्ट करा था जामा मस्जिद। कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो कि बनाई गई थी शाहजहाँ के द्वारा आगरा में, जैसे कि मोती मस्जिद ये ओनली मॉस्क है मार्बल की। खास महल, मुसम्मन बुर्ज, जैस्मीन पैलेस जहाँ पर इन्होंने लास्ट ईयर बिताए थे अपने जीवन की कैप्टिविटी में। इन्होंने फाउंडेशन रखी थी शाहजहाँआबाद 1637 में जहाँ पर इन्होंने बनाया था रेड फोर्ट एंड तख्त ए तोश पीकॉक थ्रोन। ओनली बिल्डिंग जो कि औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी रेड फोर्ट में वो थी मोती मस्जिद। ओनली मोन्यूमेंट जो कि एसोसिएटेड थे औरंगजेब से वो था बीबी का मकबरा जो कि एक टॉम था उनकी वाइफ का, रबिया उद दौरान औरंगाबाद में। औरंगाबाद औरंगजेब ने बिल्ड करा था बादशाही मस्जिद लाहौर के अंदर में। हुमायूं ने हुमायूं हैड टेकन इनटू हिज सर्विसेज टू मास्टर पेंटर, यानी कि दो पेंटर को लेकर आया था जैसे मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद को। दशवंत एंड बसवन जो कि मोस्ट फेमस पेंटर थे अकबर के कोर्ट में। अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और भीषण दास जो थे ये थ्री फेमस पेंटर थे जहांगीर कोर्ट के। जहांगीर ने क्लेम करा दैट ये जो है वो डिस्टिंग्विश करेगा वर्क को हर एक आर्टिस्ट के पिक्चर में। और टाइटल जो कि दिया गया था मुगल रूलर के द्वारा, जैसे जगत गुरु का किसको दिया गया था, हरविजय सूरी को, जरी कलाम का दिया गया था, मोहम्मद हुसैन को सरीन कलाम का दिया गया था, अब्दुल समद को राज कवि का दिया गया था, फैजी को कवि प्रिया का दिया गया था, बीरबल को नादिर उल असरा का दिया गया था, उस्ताद मंसूर को नादिर उस जमन का दिया गया था, अब्दुल हसन को गुना समुद्र का दिया गया था, लाल खान को राज कवि का दिया गया था टाइटल, कलीम को महाकाव्य राय का दिया गया था, सुंदर दास को। ठीक। और ये बेसिकली किस किस में बिलोंग करते थे वो हैं, जैसे कि ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आप देख लो एक बार कि ये जैन रिलीजन से थे, बाकी लिटरेचर से थे मैक्सिमम। दो ये उस्ताद मंसूर अब्दुल हसन पेंटिंग से थे, लाल खान म्यूज़िक से, और कलीम लिटरेचर और सुंदरदास लिटरेचर मैक्सिमम अकबर के द्वारा दिए गए थे। सिर्फ दो जहांगीर के द्वारा ये पेंटर को, और बाकी लास्ट के तीन शाहजहाँ के द्वारा, लाल खान, कलीम कलीम और सुंदरदास को। लिटरेचर जो कि मुगल पीरियड के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। तो जो कि बाबरी जो कि बाबर के द्वारा लिखी गई थी, इसके अंदर डिस्क्राइब है मिलिट्री टैक्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बाबर के समय की। कानून ए हुमायूं जो कि ख्वंद आमिर इसका ऑथर थे, डिस्क्राइब करते हैं हुमायूं का एडमिनिस्ट्रेशन, फेस्टिविटीज़ एंड बिल्डिंग उस समय की। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी, बायोग्राफी है हुमायूं की। अकबर नामा जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, हिस्ट्री बताती है अकबर के समय की। तोबाकत ए अकबरी जो कि ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्श के द्वारा लिखी गई थी।
तो जो कि जहांगीरी जो कि जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी, इसमें वो अपने समय के बारे में बताते हैं, रेन के बारे में, मतलब जो कार्यकाल चल रहा था। इकबालनामा ए जहांगीरी जो कि मोहम्मद खान के द्वारा लिखी गई थी, इसमें हिस्ट्री थी जहांगीर के समय की। चार चमन एक चंद्र बहान ब्राह्मण के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें हिस्ट्री है शाहजहाँ के रूल की। आलमगीर नामा जो कि मुंशी मिर्ज़ा मुहामना कज़ीन के द्वारा लिखी गई थी, ये इसमें अकाउंट है औरंगजेब के पहले 10 साल के रूल का। मसीर आलमगीरी शकी मुस्ताद खान के द्वारा ऑफिशियल हिस्ट्री है अकबर के समय की, जो कि उनकी डेथ के बाद लिखी गई थी। एन ए अकबरी अबुल फजल के द्वारा हिस्ट्री अकबर के समय की। मुंतखब उल त्वारिक बदौनी के द्वारा लिखी गई थी, हिस्ट्री अकबर के रूल की। तारिक अल्फ़ी मुल्ला दाऊद के द्वारा। नुरैया ए सुल्तानिया अब्बुल हव के द्वारा, जो कि थ्योरी ए किनशिप की, मुगल पीरियड के समय के। वक्त ए हैदराबाद जो कि निमात खान अली के द्वारा औरंगजेब का गोलकुंडा कॉन्क्वेस्ट के बारे में है कि उनने कैसे कब्जाया। फतूहत ए आलमगीरी जो कि लिखा गया था ईश्वर दास के द्वारा औरंगजेब की हिस्ट्री है इसमें। नुस्खा नुशा नुस्खा ई दिलखुशा जो कि भीमसेन सक्सेना के द्वारा, जिसमें एनालिसिस औरंगजेब के रूल का एंड उसके करेक्टर का। खुलासत उल त्वारिक जो कि सुजान राज खत्री के द्वारा लिखा गया था, जिसमें हिस्ट्री औरंगजेब के रूल की। पातशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें हिस्ट्री है शाहजहाँ के समय की। पातशाह नामा मोहम्मद वारिस, शाहजहाँ नामा मोहम्मद शली, शाहजहाँ नामा ई आयत खान, हमलई हैदरी मोहम्मद रफ़ी खान, जिसमें हिस्ट्री है औरंगजेब के समय की। नमहा आलमगीरी अकील खान जफ़र के द्वारा। शीर अकबर दारा शिकोह के द्वारा उर्दू ट्रांसलेशन है उपनिषद की। सफ़ीनत उल ओलिया जो कि बायोग्राफी है सूफी संत की। मजमा उल बहरीन फ़िलोसॉफ़िकल आइडिया हैं जो कि डिस्कस करे गए हैं। रक्कात ए आलमगीरी औरंगजेब के द्वारा, जिसमें लेटर्स वगैरह हैं। हशमत उल अरीफिन जो कि दारा शिकोह के द्वारा है, रिलीजियस आइडियाज़ डिस्कस्ड है। मराठा स्टेट 1674 से 1720 मराठा कॉन्फेडरेसी चली थी 1720 से 1818। मराठा स्टेट जो कि 1674 से 1720 के बीच में थी, जो कि शिवाजी आते हैं 1674 से 1680 के बीच में। जिनका जन्म होता है शिवनेरी फोर्ट 1627 शिवनेरी फोर्ट पे 1627 में। जिनके फादर थे शाहजी भोसले, मदर थी जीजाबाई, रिलीजियस टीचर थे समर्थ रामदास। ठीक। और शिवाजी ने इनहेरिट करा था जागीर जो कि पूना की थी अपने फादर से 1637 में। और अपने गार्जियन की डेथ के बाद जो दादाजी कोंडा देव थे 1647 में, ये एज्यूम करते हैं फुल चार्ज जागीर का उनकी। ये कॉन्कर करते हैं काफ़ी ज़्यादा फोर्ट्स को, जैसे सिंगड़ का फोर्ट, कोंडाना का 1643 में, रोहिंड एंड चकन का फोर्ट 1644-45 के बीच में, तोरन का 1646, पुरंदर का 1648 में, राजगढ़ रायगढ़ 1656 में, स्तूपा 1656 में, पन्हाला का 1659 में। जो अफजल खान थे वो डेप्यूट करे जाते हैं आदिल शाह के द्वारा, जो कि रूलर होते बीजापुर के, पनिश करने के लिए शिवाजी को। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो अफजल खान हैं वो मारे जाते हैं शिवाजी के द्वारा 1659 में। शाइस्ता खान जो कि गवर्नर होती हैं डेक्कन की, वो डेप्यूट करे जाती हैं औरंगजेब के द्वारा, जो कि शाइस्ता खान जो कि गवर्नर होती है डेक्कन की, जो कि औरंगजेब के द्वारा बैठाई जाती हैं पावर में। ठीक। लेकिन भाई औरंगजेब टू ये बैठाई भी इसलिए जाती है औरंगजेब के द्वारा कि वो शिवाजी की पावर को कम कर सकें 1660 में। लेकिन शिवाजी जो है वो भी लॉस कर देते हैं पूना एंड सफ़र करते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफीट्स, जब तक कि वो एक बोल्ड अटैक नहीं कर देते हैं शाइस्ता खान पर 1663 में। प्लंडर हो जाता है पूरा सूरत 1664 में, बाद में अहमदनगर भी। राजा जय सिंह जो थे अम्बेर के, वो अपॉइंट करे जाते हैं औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को डाउन करने के लिए 1665 में। जय सिंह जो कि सक्सीड करते हैं बिसाइनिंग शिवाजी को। द फोर्ट ऑफ पुरंदर कॉन्सिक्वेंटली एक ट्रीटी होती है पुरंदर की 1665 में, जो कि साइन होती है, जिसके अकॉर्डिंग जो शिवाजी हैं वो कुछ फोर्ट को देंगे मुगल्स को एंड पेड करेंगे विजिट मुगल कोर्ट में आगरा के अंदर। 1674 में शिवाजी जो है वो कोरोनेटेड होते हैं कैपिटल रायगढ़ में, एज्यूम करते हैं टाइटल हैंदावा
धर्मोधरक के नाम से, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म के नाम से। आफ्टर डेट जो छत्रपति शिवाजी जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं स्ट्रगल मुगल्स के साथ में, सिद्दीस के साथ में, और ये कॉन्क्वेस्ट करते हैं कर्नाटका को 1677 और 1680 के बीच में। शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो शिवाजी की डिवाइडेड थी टेरिटरी, इनके रूल में स्वराज जो कि 3 प्रोविंसेस में थी, जो कि हर एक ईच जो थी वो वॉइसरॉय के अंडर में होती थी, और जो प्रोविंस था वो डिवाइडेड होती थी प्रांत में, जो कि सब डिवाइडेड थे परगनाज में और तरफ्स में। जो लोएस्ट यूनिट थी वो थी विलेज, जो कि हेड करी जाती थी पटेल यानी कि हेडमैन के द्वारा। शिवाजी जो थे वो हेल्प करे गए थे, किसके द्वारा हेल्प करे जाते थे? अष्टप्रधान, यानी कि इनके उसमें 8 मिनिस्टर होते थे, जो कि कलेक्टिव ऑफ मिनिस्टर होते थे। देयर वाज नो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो होती नहीं थी जैसे आज होती है। हर एक मिनिस्टर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता था शिवाजी को। जो इनके अष्ट प्रधान थे वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले होते थे पेशवा, जो कि मुख्य प्रधान होते थे, ये फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते थे। बाद में ये बने थे प्राइम मिनिस्टर और एज्यूम करते हैं ग्रेट इंपॉर्टेंस। मजूमदार जो कि अमात्य होते थे, रिवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। वकनवीज जो कि मंत्री होते थे, इनको होम मिनिस्टर बोला जाता है। दावीर जो कि सुमांत होते थे, जो कि फॉरेन मिनिस्टर बोला जाता है। सुरनवीस जो कि सचिव होते हैं, जो कि हेड होते हैं रॉयल कोरस्पोंडेंस के। पंडित राव जो कि सदर बोला जाता है, ये हेड होते हैं रिलीजियस अफेयर्स के। सुर ए नौबत जो कि सेनापति होते हैं, जो कि मिलिट्री कमांडर होते हैं, ये एक ऑनररी पोस्ट थी। न्यायाधीश जो कि वही जस्टिस करेंगे। फिर अगर देखा जाए तो जो काफ़ी सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थे शिवाजी के द्वारा करे गए थे, मलिक अंबर के बेस्ड अहमदनगर रिफॉर्म वगैरह, ये सारे। असेसमेंट करा गया था लैंड रेवेन्यू का, जो कि बेस्ड होता था मेजरमेंट पे। जो काठी होते थे मलिक अंबर के, वो अडॉप्ट करे गए थे एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लैंड रेवेन्यू फिक्स था 1/3 यानी कि 33% ग्रॉस प्रोड्यूस का। इनिशियली ये 2/5 होता था, जिसका 40% होता था एक ग्रॉस प्रोड्यूस का। रिफॉर्म के बाद पहले ये 33% होता था। चौथ होता था जो कि 1/4 होता था, यानी कि पूरे लैंड रेवेन्यू का 25%, जो कि पेड करा जाता था मराठास को। ठीक। सरदेश मुखी होता था, जो कि एडिशनल टैक्स होता था 10% का उस लैंड पे महाराष्ट्र के, जहाँ पे मराठा ने क्लेम करे थे हेरिडेटरी राइट। ठीक। बाद में ये फॉर्म हुआ था एज अ पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। संभाजी जो कि 1680 में 89 के बीच में आए थे। संभाजी जो कि एल्डर सन थे शिवाजी के, डिफीट करते हैं ये राजा राम को, जो कि यंगर सन होते हैं शिवाजी के, वॉर ऑफ सक्सेशन में। मतलब वही जो वॉर ऑफ सक्सेशन होता है गद्दी पे बैठने के लिए। ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट अकबर सेकंड को, रेबिलियस करते हैं एंड रेबिलियस सन ऑफ औरंगजेब थे। ये कैप्चर करते हैं संगमेश्वर, जो कि बाय मुगल नोबल एंड एग्जीक्यूटेड। मतलब मुगल के द्वारा इनको कैप्चर कर लिया जाता है संगमेश्वर में, और फिर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। फिर आते हैं राजा राम। ये भी, इसको हम कितना करें, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस तक कर लेंगे, क्योंकि फिर यहाँ से वो हमारा वो शुरू हो जाएगा, क्या नाम है, मिडिएवल पूरा एकदम। वो मिडिएवल बोल रहा हूँ, सॉरी, मॉडर्न यहाँ से शुरू हो जाएगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बाद से। देखते हैं जहाँ तक होता है, 30 मिनट तक का करते हैं। फिर आते हैं राजा राम, जो कि 1689 से 700 तक चलता है थ्रोन इनका, और ये सक्सीड करते हैं मतलब अपने मिनिस्टर्स के साथ रायगढ़ में गद्दी पे बैठ जाते हैं। फिर इनको हटाया जाता है रायगढ़। ही फ्लीड फ्रॉम रायगढ़ टू जिंजी 1689 में, क्योंकि मुगल इन्वेजन हो गया था, जो कि राजगढ़ थी वो कैप्चर कर ली गई थी। और ये चले जाते हैं अलोंग विद शिवाजी संभाजी वाइफ एंड सन साहू बाय द मुगल्स। मतलब इनको कैप्चर कर लिया गया था मुगल्स के द्वारा। ठीक। मुगल का इन्वेजन हुआ था, तो रायगढ़ से इन लोगों को कैप्चर कर लिया था। जो वाइफ थी संभाजी की, उनका बेटे उठे थे उनको। राजा राम की डेथ हो जाती है 17 में, और विच हैड बिकेम द कैपिटल आफ्टर द फॉल ऑफ जिंजी टू मुगल इन 1698। ओके, कैपिटल बन जाती है भाई ये मुगल की। राजा राम क्रिएट करते हैं न्यू पोस्ट, जिसको प्रतिनिधि बोला जाता है। ठीक। ये इसमें कौन कौन होता है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ 9 हो गए थे, क्योंकि प्रतिनिधि प्लस अष्ट प्रधान 9 हो गया। फिर आती है ताराबाई 1707 से 1700 से 1707 के बीच में। राजा रामजा की सक्सीड करे जाते हैं अपने बेटे, छोटे बेटे शिवाजी सेकंड के द्वारा, लेकिन ये गार्जियनशिप में रहते हैं अपनी मदर की, जो कि ताराबाई थी। ताराबाई कंटिन्यू करती हैं स्ट्रगल मुगल के साथ। साहू जो कि 1707 से 1749 के बीच में रहते हैं।
साहू रिलीज़ कर दिए जाते हैं। मुगल एम्पायर एम्परर बहादुर शाह के द्वारा ताराबाई की जो आर्मी थी वो डिफीट कर दी जाती है साहू के द्वारा इन द बैटल ऑफ खेड़ 1700 में, और साहू ऑक्यूपाई कर लेते हैं सतारा को। लेकिन जो साउथर्न पार्ट था मराठा किंगडम का वो अभी भी कैपिटल था, विद इट्स कैपिटल कोल्हापुर कंटिन्यू टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ डिसेंडेंट ऑफ राजाराम। लेकिन जो ये कुछ कैपिटल वगैरह थे, जो साउथर्न पार्ट था मराठा किंगडम का, वो अब भी राजाराम के डिसेंडेंट के अंडर था। ठीक है। किस किस के अंडर में? शिवाजी सेकंड एंड बाद में शाहजी सेकंड, संभाजी सेकंड के अंडर में आ गया था। साहू का जो समय था ये एक दिखाता है राइस पेशवा का, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है मराठास का किंगडम का एम्पायर में। ठीक, ये किस पे बेस्ड था? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फेडरेसी में। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 के बीच में ये फर्स्ट पेशवा थे। ये बिगिन करते हैं अपना करियर एज ए स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल, जो कि जिनको टाइटल दिया जाता है सेना करते, यानी कि मार्कर ऑफ द आर्मी, शाहू के द्वारा 1708 में। ये बनते हैं पेशवा 1713 में। एंड एक बनाते हैं पोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल एज हेरिडेटरी पेशवाइन करके। ये एक प्ले करते हैं क्रूशल रोल फाइनल विक्ट्री में शाहू की। ये जीतते हैं ओवर ऑलमोस्ट जितने भी मराठा सरदार थे उनके ऊपर पे। ये कंक्लूड करते हैं एक एग्रीमेंट सैयद ब्रदर्स के साथ, किंग मेकर जो थे 1719 में, जिनके थ्रू जो मुगल एम्परर थे फरुख शाह, उनको भी रिकॉग्नाइज करा गया था। और मतलब फरुख शाह ने रिकॉग्नाइज करा था साहू को एज द किंग ऑफ स्वराज्य। ओके। मराठा कॉन्फेडरेसी जो कि 1720 से 1818 के बीच में चलती है। बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740 के बीच में। बाजीराव फर्स्ट जो थे ये एल्डेस्ट बेटे थे किसके? बालाजी विश्वनाथ के, जो कि सक्सीड होते हैं, सक्सीड ही एज अ पेशवा एट द एज यंग एज ऑफ 20 साल की उम्र में ही। बहुत सही। ये ही वॉज कंसिडर्ड, मतलब ये कंसिडर करे जाते हैं ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट गुरिल्ला टैक्टिक्स का शिवाजी के बाद। मराठा पावर रीच करती है अपना जैनिथ को इनके समय पे। इनके समय पे काफ़ी मराठा फैमिली जो होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं और अपने आप को अलग अलग पार्ट में फैलाती हैं। और आफ्टर डिफीटिंग एंड एक्सपेलिंग, मतलब सिद्दीस को जंजीरा से हटा के जो मेनलैंड था 1722 में, ये कॉन्कर करते हैं बैसिन एंड सालसेट को पोर्तुगीज से 1739 में। इन्होंने हराया था निज़ामुल मुल्क को, जो कि भोपाल के पास, और कॉन्क्लूड करी थी ट्रीटी ऑफ दोराहा सराय, जिसके थ्रू इनको मिल गया था मालवा एंड बुंदेलखंड 1738 में। इन्होंने इनम्बरेबल सक्सेसफुल एक्सपेडिशन करे थे नॉर्थ इंडिया में वीक करने के लिए मुगल एम्पायर को, और बनाया था मराठा को एक सुप्रीम पावर भारत में। ये बोला जाता है मुगल्स के बारे में, लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द वेदरिंग ट्री एंड द ब्रांचेस विल फॉल ऑफ देमसेल्फ। बहुत बढ़िया। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 के बीच में थे। पॉपुलरली इनको जाना जाता है नाना साहिब के नाम से। ये सक्सीड करते हैं अपने फादर को 20 की उम्र में, और साहू की डेथ के बाद 1749 में जो मैनेजमेंट होता है सारे स्टेट अफेयर का वो इनके हाथ में ही आ जाता है। और एक एग्रीमेंट भी होता है मुगल एम्परर का, अहमद शाह का, पेशवा के साथ, जो कि द पेशवा वॉज टू प्रोटेक्ट द मुगल एम्पायर की, मतलब पेशवा को प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी मुगल एम्पायर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज से, जैसे कि अहमद शाह अब्दाली, जो कि रिटर्न में वो चौथ वगैरह देंगे 1752 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 14 जून 1761 में, जिसमें हार हो जाती है मराठा की अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। डेथ होती है विश्वास राव के सदाशिव राव भाऊ की। ये शोक कर देता है पेशवा बालाजी राव को, और 6 महीने बाद इनकी भी डेथ हो जाती है, और ये बैटल एंड होती है मराठा की पावर एंड पे, मतलब ये एंड कर देती है एकदम मराठा की पावर्स को। बाद में सक्सेसर्स आते हैं, जैसे बालाजी बाजीराव आते हैं, माधव राव आते हैं 1761 से 72 के बीच में, नारायण राव आते हैं 72 से 73 के बीच में, सवाई माधव राव आते हैं 73 से 95 के बीच में, बाजीराव आते हैं 1795 से 1818 के बीच में। एंग्लो मराठा वॉर्स होती हैं। एंग्लो मराठा वॉर, जैसे कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1775 से 82 के बीच में। ये इसका जो कोज था फेवरिंग द कोज ऑफ रघुनाथ राव राघोबा, यानी कि ये फेवर करते हैं कि पेशवा सिप इनके हाथ में आए, और इंग्लिश जो हेस्टिंग थे वो इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं मराठास के साथ, और जो ब्रिटिश हैं वो फिर एक साइन करते हैं ह्यूमिलेटिंग ट्रिटी कन्वेंशन ऑफ वडगांव 1779 में। और अगर आपको ये डिटेल में जानने हो तो आप स्पेक्ट्रम वाली प्लेलिस्ट मेरी देख सकते हैं। ब्रिटिश बाद में साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में, और रिनाउंस कर देते हैं कॉज ऑफ राघोबा। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1803 से 1806 के बीच में,
जो मराठा पेशवा हैं वो साइन करते हैं सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी ऑफ बैसेन 1802 में। जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी विच डू नॉट लाइक द आइडिया चैलेंज द ब्रिटिश पावर बट वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1817 में 1818 के बीच में। लॉर्ड हेस्टिंग जो कि डिटरमाइन करते हैं प्रोक्लेम ब्रिटिश पैरामाउंटेसी के भारत में रिमूव मतलब ये ही मूव्ड अगेंस्ट पिंडारीज ट्रांसग्रेस द सोवर्निटी ऑफ द मराठा चीफ एंड द वॉर बिगेन। मतलब पिंडारीज वगैरह के खिलाफ जो वो युद्ध वगैरह हो जाता है तो वहीं से ही लड़ाई चालू हो जाती है। जो मराठास थे वो हार जाते हैं। ठीक है, बाकी क्या होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसके बाद हमारा मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाएगा, तो यानी कि पूरी हिस्ट्री हम खारी खत्म हो जाएगी लूसेंट से पूरा रिवीजन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।